देखो हम वेव्स पढ़ रहे थे आज बेटे कि सुपरपोजिशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स, कि अगर दो वेव्स को मिक्स कर दो तो वो क्या बन जाएगा, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यानी कि दो वेव्स की मिक्सिंग की जाए तो उनको क्या बोलते हैं हम, सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन कई टाइप्स के हो सकते हैं, बट बेसिकली जो हमारे सिलेबस में जो पढ़ाए जाते हैं वो है इंटरफेरेंस, बीट्स फिनोमिना और स्टैंडिंग वेव फिनोमिना। यानी कि इंटरफेरेंस में भी दो वेव्स की मिक्सिंग की जाती है, बीट्स में भी दो वेव्स की मिक्सिंग की जाती है और स्टैंडिंग वेव में भी दो वेव्स की मिक्सिंग की जाती है। यानी कि जनरली दो वेव्स आ रही हैं तो उन दोनों वेव्स को अगर मिक्स कर दिया जाए तो एक पैटर्न बनता है, उस दोनों वेव्स को मिक्स कर दिया जाए उस फिनोमिना को बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब अगर वो दो वेव्स का ओमेगा के अगर सेम है, डायरेक्शन भी सेम है उनकी, यानी कि दो वेव हैं, एक ऐसा सोर्स है जिसमें दो वेव निकल रही है मान लो, तो उनका ओमेगा भी सेम है, यानी कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी कि उनका टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2π/t, यानी कि उनकी लीनियर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अगर ओमेगा सेम बोल दिया तो आप समझ जाओ टाइम पीरियड भी सेम है, उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि ओमेगा होता है 2πν या फिर ओमेगा होता है 2π/t और 1/t को न्यू बोलते हैं। तो यानी कि ओमेगा सेम हो गया तो इसका मतलब कि उनका लीनियर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनकी टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम। अगर k की बात करें, k मस्ट बी सेम, यानी कि उनमें से वो जो दो वेव आप मिक्स कर रहे हो उन दोनों वेव्स का लैम्डा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। k का मतलब उनका लैम्डा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। मान लो वो इधर जा रही है तो दोनों डायरेक्शन सेम होनी, ये नहीं कि एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, दोनों के डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमिना। कि ऐसी वेव, मैंने बताया था कि वेव की इक्वेशन में लिखती तो दो ही वेरिएबल होते हैं, ओमेगा और k, तो उस केस में ओमेगा भी सेम हो, k भी सेम और एक डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उस केस में दो वेव्स को मिक्स करोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरफेरेंस फिनोमिना। दूसरा है बीट्स फिनोमिना। बीट्स फिनोमिना में ओमेगा मस्ट बी डिफरेंट, यानी कि उन दो वेव्स, ऐसी दो वेव्स जिनका एसएचएम करने का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है, यानी कि उनकी लीनियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। मान लो कि एक वेव उसकी फ्रीक्वेंसी वो आ रही है 200 हर्ट्ज तो दूसरे की 240 हर्ट्ज, तो दोनों वेव्स की जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, या फिर आप कह दो कि टाइम पीरियड अलग अलग है, तो उस फिनोमिना को, और के और डायरेक्शन क्या होंगी दोनों की सेम, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बीट्स फिनोमिना। और स्टैंडिंग वेव फिनोमिना में कि ओमेगा भी सेम होना चाहिए और वेव के भी क्या होना चाहिए, सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट। तो ऐसा पॉसिबल वैसे है नहीं कि एक ही जो है कि डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाए, जिसका ओमेगा और के क्या हो, सेम हो। यानी कि कोरेंट सोर्स वैसे एग्जिस्ट नहीं करता कि ऐसी वेव जिसमें से निकलने वाली जो वेव है, ऐसा सोर्स जिसमें से निकलने वाली वेव का जो लैम्डा है वो सेम हो। तो उस केस में कि डायरेक्शन क्या हो, उनकी सेम हो, मतलब डायरेक्शन ऐसी दो वेव चाहिए कि जिसमें एक वेव इधर जा रही हो, एक इधर जा रही हो, और उनका लैम्डा भी सेम हो। तो उसके लिए इस केस में रिफ्लेक्शन कराना पड़ता है, एक ही वेव जा रही है उसको रिफ्लेक्ट करा दो तो वो क्या हो जाएगी, दूसरी वेव, और उनकी मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स आप देखोगे एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में इंटरफेरेंस पैटर्न कराने के लिए भी एक ही सोर्स के दो सोर्स बनाए जाते हैं ताकि वेव की वेवलेंथ क्या हो जाए, उनकी सेम हो जाए। तो उस केस में वैसे जनरली पॉसिबल नहीं है कोहेरेंट सोर्स, मतलब जी कोहेरेंट सोर्सेज की जिसमें से निकलने वाली दो ऐसे सोर्सेज जिसमें से जो वेव निकल रही हैं उनका लैम्डा क्या हो, सेम हो। अब ये सन से भी जो रेज आती है इतने टाइप के, हर टाइप का लैम्डा होता है, इसमें से निकल रही है तो हर टाइप का लैम्डा होगा, क्योंकि आपको हर चीज दिखाई दे रहा है, हर कलर दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अलग अलग वेवलेंथ होगी उस केस में, रेज जो है वो अलग अलग निकल रही हैं। तो ऐसा पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न भी जब करवाते हैं, इसका जो पैटर्न बनता है वो YDSC 12th में आप पढ़ते हो, YDSC, तो उसमें दिखाया जाता है कि एक ही सोर्स के क्या बनाते हैं, दो सोर्सेज, यानी कि एक कोहेरेंट सोर्स ले लिया आपने और उसी के दो सोर्सेज बना लिया, यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गए दोनों वो। तो यानी कि इस केस में ओमेगा सेम होना चाहिए, के और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। बीट्स फिनोमिना में ओमेगा के और डायरेक्शन ओमेगा डिफरेंट होना चाहिए, के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन मतलब दोनों एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हैं, वाई एक्सिस की तरफ जा रही हैं, साइन जो होगा। और स्टैंडिंग वेव्स में ओमेगा के सेम होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। तो पहले पढ़ते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। अब इन केस में इसमें कौन सा पैटर्न हो रहा है, दो इक्वेशन दे दिया आपको, यानी कि मिक्सिंग ऑफ टू वेव्स के केस में दो वेव मिक्स करोगे तो ही इंटरफेरेंस होगा, बीट और स्टैंडिंग। तो ये बताना है कि इस केस में दो इक्वेशन को देखते हुए क्या पता लग रहा है कि स्टैंडिंग वेव बनेगी या बीट्स बनेगी या इंटरफेरेंस होगा। इसमें ओमेगा सेम है, के भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम। यानी कि ये तीन चीज देखनी है आपको, ये वाली चीज, ये और ये तीनों सेम है, तो यानी कि क्या हो रहा है, इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न होगा। इसमें
बीट्स होगी, ओमेगा अलग अलग है तो बीट्स इसमें स्टैंडिंग में, क्योंकि डायरेक्शन क्या है दोनों की अलग अलग है। इसमें बताओ फर्स्ट में बीट्स, इसमें इंटरफेरेंस, इसमें स्टैंडिंग वेव। अब देखो इंटरफेरेंस भी दो है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि ऐसे दो वेव हैं जिसमें तीनों सेम होनी चाहिए, ओमेगा के और डायरेक्शन तीनों सेम है, तो ये दो वेव्स आपको दिखा दी। इन दोनों को अगर मिक्सिंग कर दोगे तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है। इस दोनों वेव्स को अगर मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगी, एक रिजल्टेंट वेव बनती है। इस केस में मान लो कि इसमें फेज डिफरेंस क्या है, यानी कि इन दोनों सोर्सेज को अगर लिखोगे ऊपर नीचे रखोगे तो दोनों सोर्सेज के बीच जो गैप है वो जीरो है। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा उस केस में, फेज डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, जीरो हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऊपर सोर्सेज को आपने मिला दिया तो दोनों सोर्सेज के बीच जो गैप है यानी कि फेज डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है। और पार्ट डिफरेंस भी क्या हो जाएगा दोनों के बीच, जीरो। तो यानी कि उस केस में उसको बोलते हैं, उस पैटर्न को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि जब यानी कि क्रस्ट से क्रस्ट मिले और ट्रफ से ट्रफ, यानी कि मिक्सिंग टू क्रस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ। अगर दो ऐसी वेव हैं जिनको मिलने पे क्रस्ट से क्रस्ट मिल रही है और ट्रफ से ट्रफ, तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस अगर जीरो है, हमें ये दे दिया कि सामने फेज डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस भी क्या है, जीरो है, तो उस केस में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों क्या है, जीरो। तो उस केस में वो क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसका एम्पलीट्यूड ए है मान लो, इसका एम्पलीट्यूड क्या है ए, और इसका एम्पलीट्यूड है मान लो A2। तो अगर मिक्स करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, A2। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो ऐसे वेव बन के जाएगी लंबी, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। यानी कि इसमें मिक्स करोगे, इसको ऊपर रखोगे तो ये दोनों मिल जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी, तो एक लंबी रिजल्टेंट वेव दिखाई देती है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है उस केस में, ऐड हो जाता है A1 प्लस A2। मान लो इसका 2 है, इसका 4 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मान लो अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है कि एक यूनिट एरिया में से पर सेकंड कितनी वेव्स पास करती हैं, कितनी एनर्जी पास करती है, इस कह सकते हो आप। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी इसकी I है और इसकी क्या है, I2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। या फिर इसका जनरल फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला इसी से निकल के आता है। अगर इस केस में ये वैल्यू पुट कर दोगे, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या पुट करोगे इस फॉर्मूले में, 0। I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कोस डेल्टा फाई रूट के बाहर है। यानी कि इसी फॉर्मूले में जो रिजल्टेंट फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो कितना है, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 और कोस डेल्टा फाई रूट के क्या है, बाहर। अब डेल्टा फाई की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, यही वैल्यू निकल के आ जाएगी √I1 प्लस √I2। ये इस स्लाइड के लिए कि अगर फेज डिफरेंस क्या है, 0 है, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। मान लो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको दे दी 4, I1 दे दिया आपको 4, I2 दे दिया आपको 9, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें पुट कर दो। यानी कि I रिजल्टेंट जो होगी वो कितनी आ जाएगी, √I यानी कि 4 प्लस √9 पूरे का क्या कर दोगे आप, अंडर रूट, सॉरी पूरे का स्क्वायर कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 प्लस 3 पूरे का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितनी आ जाएगी आपके पास, 25। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 25। अगर मान लो कुछ और ले ली, √2 ले ली, I1 की वैल्यू 2 है और I2 की वैल्यू मान लो 3 है, तो फिर आपको प्रॉपर उसको सोल्व करना पड़ेगा। आइडेंटिटी मिल जाएगी A² प्लस B² पूरे का होल स्क्वायर, तो आप उसको सोल्व करोगे फिर प्रॉपर, ठीक है। तो इस केस में यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये है जनरल फॉर्मूला। अगर आपको डेल्टा फाई दे रखा है तो आप इसमें पुट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला इसी से निकल के आया है। अब ये कह दिया कि इन दोनों सोर्स की इंटेंसिटी जो है वो क्या है, I के बराबर है। इसकी भी इंटेंसिटी I है और इसकी भी इंटेंसिटी क्या है, I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 4I हो जाएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 4I।
अगर दोनों की इंटेंसिटी क्या है बराबर, तो उस केस में आई रिजल्टेंट क्या हो जाएगी 4i हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। कई बार ये कह देता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4i, तो आप समझ जाओ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी कि दोनों की इंटेंसिटी क्या दे रखी है बराबर दे रखी है, दोनों की इंटेंसिटी क्या दे रखी है उस केस में बराबर दे रखी है। तो यहाँ पे यानी कि अगर डेल्टा फाई की डेल्टा एक्स की वैल्यू पाथ डिफरेंस अगर 0 है और फेज डिफरेंस 0 है, तो आप समझ जाओ कि उस केस में वो कौन सा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। और अगर i और i1 और i2 जो है वो बराबर हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 4i, वो इसी फॉर्मूले में पुट करके देख लो 4i ही आ जाएगी, जनरल फॉर्मूले में पुट कर लो चाहे, कितनी आ जाएगी वो 4i के बराबर। कोई डाउट? अब भी क्या हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि इसमें भी मिक्सिंग करोगे तो क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलेगी। स्टार्टिंग में जो है वो यहाँ से वेव, ये जो वेव यहाँ से शुरू हो रही है ये यहाँ से हो रही है, तो उस केस में स्टार्टिंग में तो जनरली यही होगी, बस एम्पलीट्यूड ए था तो इसका भी ए ही रहेगा। यहाँ पे ये दोनों क्या हो रही है, दोनों वेव्स मिक्स हो रही है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a1 प्लस a2। मान लो इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका a2 है, तो स्टार्टिंग में तो कम दिखाई देगी ऐसे, फिर क्या हो जाएगी एकदम से बढ़ जाएगी। तो इस केस में पाथ डिफरेंस कितना है, इस सोर्स को अगर मिक्स करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच, लैम्डा का। पाथ डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा का, और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई। पाथ डिफरेंस लैम्डा का तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का है और फेज डिफरेंस 2 पाई का है, तो भी क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का है और फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई का, तो भी क्या होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अब भी क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, रिजल्टेंट इंटेंसिटी वही हो जाएगी √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। और अगर i1 i2 बराबर हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 4i। यानी कि अगर मान लो पाथ डिफरेंस मान लो कि आपको दे दिया 2 लैम्डा का, पाथ डिफरेंस कितना दे दिया 2 लैम्डा का, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 पाई का, तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो भी क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी कि पाथ डिफरेंस अगर 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, और फेज डिफरेंस है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दे दी आपको, लैम्डा दे दी, 2 लैम्डा दे दी, 3 लैम्डा दे दी, इसी तरीके से n लैम्डा, और फेज डिफरेंस 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, तो भी क्या है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इनमें से कुछ भी आपको मिल रहा है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 7 लैम्डा, n लैम्डा तक, तो उस केस में और फेज डिफरेंस क्या होगा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 2n पाई, तो वो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसमें ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बस ये 2 बातें, ठीक है। में देखो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में क्रस्ट से ट्रफ मिलेगी और ट्रफ से क्रस्ट, यानी कि अगर 2 वेव को मिक्स करोगे तो क्रस्ट से ट्रफ होगी और ट्रफ से क्रस्ट होगी। तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर मान लो वेव ऐसे जा रही थी, एक वेव ऐसे थी, दूसरी वेव भी जो है वो ऐसे थी, अगर मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो वेव है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा कम, क्योंकि एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को अटकनी, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है उसमें कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड मान लो इसका भी a है, इसका भी a है, तो एम्पलीट्यूड 0, वेव ऐसे सीधी दिखाई देगी आपको, ठीक है। वेव क्या दिखाई देगी उस केस में सीधी दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस अब इन दोनों के बीच, इन दोनों को मिक्स करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाई 2 का, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है पाई का, तो वो उस केस में उसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको क्या बोलोगे। यानी कि अगर मिक्स कर रहे हो तो क्रस्ट से अगर ट्रफ मिल रही है और ट्रफ से क्या मिल रही है क्रस्ट, तो क्या होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है तो उस टाइम पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा पाई का। एक चीज पता है तो दूसरी आप निकाल ही सकते हो कि डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स। तो अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसलिए लगाया क्या पता a2 बड़ा हो, a1 क्या हो छोटा हो, या फिर a1 बड़ा हो, तो ओवरऑल पॉजिटिव लेना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या आएगा मैग्नीट्यूड लेना है, सॉरी इसमें क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है। यानी कि a1 अगर बड़ा है तो आ ही जाएगा आपके पास पॉजिटिव में, अगर a2 बड़ा है तो उसका मोड लगा के क्या लेना है पॉजिटिव लेना है आपको। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर।
और इस केस में अगर I1 I2 बराबर होंगी तो आपको वेव दिखाई नहीं देगी, सीधी जाती हुई दिखाई देगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, 0 हो जाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला तो ये सेम ही है दोनों के लिए। अगर पाथ डिफरेंस λ/2 का होगा, 3 λ/2 का भी होगा तो भी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 5 λ/2 का होगा तो भी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर फेज डिफरेंस पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, 9 पाई है, तो यानी कि ओड नंबर अगर चल रहे हैं तो वो क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब पूछ लिया कि जनरली मान लो 3 लैम्डा है, ये तो ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। मान लो ये बोल दिया कि उस केस में वो ऐसी वैल्यू है जो ना तो वो कंस्ट्रक्टिव में आ रही है ना भी डिस्ट्रक्टिव में, तो उस केस में कोई जनरल इंटरफेरेंस होगा, वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में से नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि उसने कोई भी वैल्यू दे दी, अगर मान लो फेज डिफरेंस पाई 3 पाई, अगर इसमें बोल दे कि फेज डिफरेंस 0 हुआ तो उस केस में वो होगा ही नहीं, बात ही नहीं करते। जब फेज डिफरेंस पाई का ही होता है तो ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई का, तो क्या हो जाएगी वो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इनके अलावा कुछ और दे रखा है तो वो क्या होगा, जनरल इंटरफेरेंस होगा, ना वो कंस्ट्रक्टिव है वो ना डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, यानी कि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस अगर λ/2 का है, 3 λ/2 का है, 5 λ/2, और फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ये है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसमें लिखते हैं कि 2n-1 इंटू में λ/2 लिखते हैं ना, क्या हो जाएगा, n-1 इंटू λ/2। और इसमें हो जाएगी आपके पास, अगर 2n, इसमें 2n-1 इंटू λ/2, और ये जाएगी आपके पास 2n-1 पाई, क्या जाएगी, n की वैल्यू इस केस में अगर आप 1 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, λ/2। अगर 2 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 3 λ/2। इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, कंस्ट्रक्टिव में तो n की वैल्यू 0 से ही पुट करनी है, डिस्ट्रक्टिव में n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। n की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, 3 λ/2। 3 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 5 λ/2। इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो तो कितनी आ जाएगी आपके पास, पाई। n की वैल्यू 2 पुट करो तो कितनी आ जाएगी, 3 पाई। ये भी क्या, अगर पाथ डिफरेंस कितना दे रखा आपको, 3 λ/2, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, लैम्डा का, और ये कितना है, λ/2, तो कितना आ जाएगा, 3 λ/2। तो पाथ डिफरेंस अगर 3 λ/2 का है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा इस केस में, 3 पाई, तो भी क्या है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यानी कि एक नाम दे दिया, एक पैटर्न बना दिया साइंटिस्ट लोगों ने कि उस केस में अगर पाथ डिफरेंस की ये हैं तो उस केस में वो क्या, उस नाम दे दिया उसको, जो पैटर्न बनेगा उसको वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अगर पाथ डिफरेंस 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक क्वेश्चन करके दे दो, यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, अगर जनरल कोई एंगल दे रखा है आपको, जनरल एंगल दे दिया 45 डिग्री, तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है निकालने के लिए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल्टा फाई। जैसे हम मान लो कि रिजल्टेंट निकालते हैं, ए वेक्टर ए दे रखा है, दूसरा बी दे रखा है, रिजल्टेंट निकालने के लिए कहते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर रूट। तो सेम यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर निकालना है तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल्टा फाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 वेव दे रखी है, उसका एम्पलीट्यूड 2 और 6 दे रखा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, फेज डिफरेंस दे रखा आपको π/3, यानी कि 60 डिग्री दे रखा है, π/3 का मतलब 60 डिग्री दे रखा है। यानी कि इस फॉर्मूले में पुट करोगे आप, ए रिजल्टेंट जो है अंडर रूट a1 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस a2 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 इंटू 6 इंटू में कोस 60 डिग्री 1/2, तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 4 प्लस 36 प्लस में 12, 42 अंडर रूट 42 आ जाएगा आपके पास, 52 अंडर रूट 52। ठीक है,
इसमें बता दो कितने, 5 आ जाएगा। इसमें सीधा π/2 दे रखा है तो 3 और 4 दे रखी, तो सीधा पुट कर सकते हो आप 5 आ जाएगा, क्योंकि एंगल cos 90 क्या होता है 0 के बराबर, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ही हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कितना आ जाएगा आपके पास 5, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो 5 आंसर आ जाएगा। देखो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मान लो कि 2 वेव हैं, तो उस केस में अगर मान लो वो ऐसे ऐसे जा रही है, तो उस केस में इसका एम्पलीट्यूड, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होगी ऐसे लंबी लंबी उस केस में वेव बनती जाएंगी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगी। अगर एक वेव जो है ई की एनर्जी से जा रही है, दूसरी भी ई की एनर्जी, तो उस केस में वो जो दूसरी वेव है इंटेंसिटी जो होगी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, एक प्रकार से एनर्जी, वेव जो है वो कितना एनर्जी कैरी कर रही है, तो एनर्जी जब मिक्स करोगे तो एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि वेव क्या हो जाती है उस केस में, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा उस केस में बढ़ जाता है। यानी कि इंटेंसिटी का मतलब एक प्रकार से एनर्जी ही होता है कि वेव जो है कितनी एनर्जी कैरी कर रही है। तो मिक्स करोगे तो उस केस में एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को ऐड करते हैं a1 प्लस a2, तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है। इसमें मिनिमम एम्पलीट्यूड आता है, इसमें मैक्सिमम आता है, तो यानी कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी कि ये बात इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। वेव जो अगर मिक्स करोगे तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, बढ़ जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उसका। यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस केस में वो बता रहा है कि इनकी इंटेंसिटी एनर्जी ज़्यादा कैरी कर रही है। एक क्वेश्चन बता दो, पहले में एम्पलीट्यूड आपको 2 वेव्स का दे रखा है 2 और 3, रेशियो बताना है इंटेंसिटी का। यानी कि इस केस में I1 बाई I2 कितना आ जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई में 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4/9। इसमें एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 और 2, तो कितना आ जाएगा इंटेंसिटी, I1 बाई I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 16, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4/1, 4:1 आ जाएगा। इसमें बता दो 2 वेव है, एम्पलीट्यूड दे रखा है 4 और 2, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। तो पहले मैं मैक्सिमम, इसका मतलब दोनों को जोड़ दो, a1 प्लस a2 का स्क्वायर, यानी कि आई मैक्स जो होगा वो कितना होगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम जो होगा वो कितना जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाय में 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9:1 आ जाएगा। इसमें भी 2 वेव है, रेशियो एम्पलीट्यूड दे रखा है 3 और 1, रेशियो बताना है मैक्सिमम टू मिनिमम, तो आई मैक्स जो है मैक्सिमम कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और मिनिमम कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 16 बाय में 4, 4:1। ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम पूछ लिया, तो यानी कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है। अब देखो बीट्स क्या होती हैं कि जिसमें ओमेगा क्या हो, डिफरेंट हो, यानी कि वेलोसिटी लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या हो उसकी डिफरेंट। ओमेगा मतलब 2π/t, तो यानी कि न्यू क्या होती है, एक होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या होंगी दोनों अलग अलग। 1/t को ही क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा अलग मतलब न्यू अलग। तो उस केस में इसमें जो कह वेव बीट्स जो बनती हैं उसमें क्या होना चाहिए, ओमेगा डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि दोनों जो वेव्स आ रही हैं 2 वेव की मिक्सिंग कर रहे हो, यानी कि दोनों की लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। तो उस केस में उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि ऐसी 2 आप वेव मिक्स कर रहे हो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है। तो उस केस में क्या होता है कि मान लो कि ये जो होता है कि उस केस में अगर मान लो कि एक की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और एक की फ्रीक्वेंसी मान लो 240 है,
तो अगर मिक्स करेंगे तो जो ना तो 200 हर्ट्ज सुनाई देगी ना 240, कुछ मिक्स बीच का सुनाई देगा, बट ऐसा नहीं होता, कुछ अलग ही सुनाई दी, अलग साउंड सुनाई दी। तो उस केस में उन्होंने इसका देखा कि अलग साउंड सुनाई दे रखी है कि अगर 240 एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 240 हर्ट्ज और एक है मान लो 200, दोनों को मिक्स करोगे तो ये नहीं है कि बीच की 220 हर्ट्ज सुनाई देगी। उस केस में एक पैटर्न बनता है, ये वेव पैटर्न है कि उसमें कभी साउंड मिक्स करोगे तो कभी साउंड ज्यादा सुनाई देती है, कभी साउंड जो है वो कम सुनाई देती है, यानी कि साउंड कम ज्यादा हो रही होती है और एक पैटर्न बनता है, इस तरीके से वेव बन जाती है, उसको बोलते हैं बीट्स वेव। ये क्या बन जाएगी, एक ऐसी वेव बनती है यानी कि वैक्सिंग वैनिंग, साउंड ज्यादा कम ज्यादा होती रहती है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव, ये तो अभी समझ नहीं आएगा, इसका एक एनिमेशन देखो इसमें। इसमें देखो ये सिंगल टोन आपको सुनाई देगी इसमें, यानी कि जब ये होगी, ये तो क्या है यानी कि फ्रीक्वेंसी ये बजा रहा है, ये कितनी है 441 हर्ट्ज, यानी कि सिंगल एक ही आवाज, एक ही टाइप की आवाज सुनाई देगी आपको, बीट्स नहीं बनेगी, इसमें सिंगल सुनाई देगी। जब इस केस में टू टोन जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 हर्ट्ज और कितनी है 441 हर्ट्ज, तो उस केस में ये नहीं कि बीच की सुनाई देगी, आप सुनोगे तो उस केस में एक बार आवाज ज्यादा सुनाई देगी, एक बार क्या देगी कम सुनाई देगी, यानी कि वैक्सिंग बनेगी। वैक्सिंग का मतलब कि जो साउंड जो है मैक्सिमम सुनाई देती है, साउंड ज्यादा सुनाई देगी। वैनिंग का मतलब क्या होगा, साउंड कम सुनाई देती है, यानी कि वैक्सिंग। जब एक वैक्सिंग हो एक वैनिंग, यानी कि इस केस में एक बार क्या होगी, एक बार बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, यानी कि एक बार वैक्सिंग बनेगी और एक बार वैनिंग। एक सेकंड में जो है एक बार वैक्सिंग होगी, एक बार वैनिंग, एक बार साउंड ज्यादा सुनाई देगी, एक बार कम सुनाई देगी। तो इस केस में आपको बीच की कोई साउंड सुनाई देगी, यानी कि कम ज्यादा ऐसे सुनाई देगी। इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 5 हर्ट्ज, तो यानी कि 5 बार वैक्सिंग और 5 बार वैनिंग, यानी कि एक सेकंड में जो है 5 बीट्स बनेगी। एक बीट का मतलब होता है एक वैक्सिंग और एक वैनिंग। एक बीट का मतलब क्या होता है, एक बार वैक्सिंग और एक वैनिंग, उसको बोलते हैं 1 बीट। और अगर उनका जो डिफरेंस है, दो वेव्स मिला रहे हो, उनका फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में उतनी बीट सुनाई देंगी। अगर डिफरेंस 5 है तो एक सेकंड में 5 बीट सुनाई देंगी, यानी कि 5 बार वैक्सिंग होगी, 5 बार वैनिंग, 5 बार साउंड तेज सुनाई देगी, 5 बार कम सुनाई देगी। और इस केस में बीट डिफरेंस कितना है 15 हर्ट्ज, यानी कि 15 बीट्स बनेगी, यानी कि 15 बार वैक्सिंग और 15 बार क्या होगी वैनिंग होगी। तो इस केस में सुनो, अभी ये क्या दिखा रही है, सिंगल सुनाई दे रही है, यानी कि 3 बार यही बचेगी। अब जो है ये सुनाई देगी आपको ना 440 सुनाई देगी ना 441। तो इस केस में आप ध्यान से सुनोगे तो साउंड कम ज्यादा हो रही है। अब इसमें फिर दोबारा से यही बजेगी जिसमें आपको एक, अब ये बज रही है, तो उस केस में साउंड जो है वो क्या हो रही है कम ज्यादा। अब ये लास्ट वाली बज गई। यानी कि एक सेकंड में इसमें 15 बार साउंड ज्यादा हो रही है, 15 बार क्या हो रही है कम। इसमें क्या हो रही है 15 बार साउंड क्या हो रही थी, इसमें एक बार तो क्या हो रही थी, एक ही सिंगल सुनाई दे रही थी आपको। इस केस में साउंड कम फिर ज्यादा, तो एक सेकंड में यानी कि एक ही बीट बनी थी। इसमें एक सेकंड में 5 बीट बनी थी, यानी कि 5 बार साउंड ज्यादा हुई थी, 5 बार क्या हुई थी कम, यानी कि वैक्सिंग। अगर साउंड ज्यादा आना, उस फिनोमिना को नाम दे दिया वैक्सिंग, और साउंड कम आ रही है तो उसको क्या बोल दिया वैनिंग।
और इस केस में 15 बार यानी कि 15 बीट्स बनेंगी 1 सेकंड में, यानी कि 15 बार जो है साउंड ज्यादा होगी, वैक्सिंग होंगी, 15 बार क्या होंगी, वेनिंग। तो 15 बीट्स का मतलब है 15 बार वैक्सिंग, 15 टाइम्स जो है साउंड ज्यादा सुनाई देगी और 15 टाइम्स क्या होगी, कम सुनाई देगी। तो उस केस में फ्रीक्वेंसी जो है ये ट्यूनिंग फोर्क के थ्रू हम उस केस में सुनते हैं कि अलग अलग जो ट्यूनिंग फोर्क है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं, तो हर एक केस में साउंड जो है वो अलग अलग आएगी। साउंड क्या आती है उस केस में, अलग अलग आती है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो साउंड उतनी ही पतली आती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड क्या होती है, उतनी पतली, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड जो है वो मोटी सुनाई देती है, मतलब जो पिच होती है वो ज्यादा उस केस में पतली नहीं होती। तो इस केस में हर एक ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। तो इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 341 और इसकी दे रखी है 320। दोनों ही केस में जो साउंड है वो अलग अलग आती है। देखो नहीं, इसके लिए रबर बैंड होता है हीट करने के लिए। सर है यहाँ पर। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 341 हर्ट्ज है। तो यानी कि जो ट्यूनिंग फोर्क हैं ये वाले 1 सेकंड में 340 टाइम्स ऐसे करते हैं, इनकी साइकिल पूरी हो जाती है 340 टाइम जो है ये ऐसे ऐसे करेंगे, SHM करते हैं। तो इस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी जो इसकी साउंड जो है वो अलग सुनाई देगी आपको। अभी भी इनको हाथ लगा के देखोगे तो आगे से यानी कि कर रहे हैं तो ये वाइब्रेट करते हुए यानी कि 341 1 सेकंड में इतनी बार नहीं करते, तो इनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी। तो इस केस में यानी कि किसकी साउंड क्या आ रही है, अलग आ रही है। इसकी कितनी है 341 हर्ट्ज की। तो अगर दूसरे की सुनाई देखो इसकी कितनी है 320, तो अलग टाइप की साउंड सुनाई देगी, यानी कि उससे ज़्यादा साउंड सुनाई देगी। तो इसकी साउंड क्या है, अलग है। अगर और कम का ले लोगे तो और साउंड क्या होगी, हल्की सुनाई देगी। इसकी 512 हर्ट्ज है तो इसकी साउंड जो और पतली होगी। देखोगे आप तो साउंड क्या आ रही है इसकी और पतली आ रही है। तो यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 512 हर्ट्ज। अगर आप मान लो 2 ट्यूनिंग फोर्क लिख लो और दोनों को साथ बजाओगे तो ना उस केस में मान लो 320 के इसमें कितने दर के आपको 341, तो ना ये सुनाई देगी ना ये सुनाई देगी। तो उस केस में इन डिफरेंस जो होगा इसका कितना हो गया 20। तो 1 सेकंड में कितनी बीट्स बनेगी, 20 बीट्स बनेगी, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती, क्योंकि हम जो सुनते हैं हमारा जो परसेप्शन ऑफ हियरिंग होता है वो 1/10 सेकंड होता है, यानी कि 1/10 सेकंड तक हमें क्या सुनाई देती है, वही साउंड सुनाई देती रहती है। और परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है वो 1/16 सेकंड होता है। आप किसी चीज़ को देख लोगे तो उसके 1/16 सेकंड तक वही चीज़ आपको दिखाई देती रहती है। तो इस केस में दोनों को अगर आप साथ बजाओगे तो अलग साउंड सुनाई देगी, उस केस में ऑब्जर्वेबल नहीं होगी क्योंकि वो इतनी कम होती है। कि बुक्स वगैरह में ये लिखा होता है कि आप जितनी ज़्यादा बीट फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा डिफरेंस कम होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी उस केस में बनेगी, बट ऐसा नहीं होता। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बीट्स बनती हैं उस केस में, बट हम ऑब्जर्व सुन नहीं पाते उस केस में कि किस तरीके से साउंड कम ज़्यादा हो रही है। तो यानी कि उतनी ही ज़्यादा बीट्स अगर बनेंगी, अगर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो बीट्स भी क्या होंगी, उतनी ज़्यादा बनती है। डिफरेंस अगर कम है तो हम उसको सुन सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट वहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी अगर जितनी कम होगी तभी बीट्स बनती हैं, तब बीट्स नहीं बनती। फ्रीक्वेंसी चाहे डिफरेंस उनका ज़्यादा हो तो भी बीट्स बनती है, बट हम सुन नहीं पाते उस केस में। ठीक है, तो बीट्स क्या होती है कि ऐसी 2 वेव्स का मिक्स करना जिनका ओमेगा यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, तो उसको क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं। और उस केस में साउंड जो है कम ज़्यादा होती रहती है, यानी कि वैक्सिंग वैनिंग बनते हैं। इसमें आप सुनोगे तो उस केस में इसमें इनकी जो है अलग अलग टाइमिंग, टाइम डिफरेंस क्या इनका अलग अलग है। एक जो है वो क्या लग रहा है टाइम ज़्यादा जल्दी मार रहा है, और एक क्या है उस टाइम कैप में यानी कि हल्के हल्के से मार रहा है। एक तो क्या लगा ऐसे लगा हुआ है और एक क्या हुआ है एक बार। इस केस में ये क्या होंगे, एक बार तो क्या होंगे इकट्ठे बजेंगे,
एक बार इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक बार टाइम डिफरेंस क्या होगा, कम होता जाएगा। जब दोनों एक साथ बजेंगे तो क्या होगी, वैक्सिंग। और जब दोनों अलग अलग टाइम पे बजेंगे, एक बज रहा है उसके कई देर बाद क्या हो रहा है दूसरा, तो क्या होगी, वेनिंग। तो यानी कि इसमें भी उन्होंने देखा कि इसमें भी क्या बनती है, वैक्सिंग वेनिंग बनती है। टाइम डिफरेंस क्या दोनों का अलग अलग है बजने का, इसका और इसका एक साथ तो बज नहीं रहे, टाइम डिफरेंस क्या दोनों केस में अलग अलग है, तो उस केस में भी बीट्स बनती है, यानी कि वैक्सिंग वेनिंग बनती है। इसमें देखो अब जो टाइम गैप है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब टाइम गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यानी कि वैक्सिंग वेनिंग हुई। अब वैक्सिंग हुई, देखो अब गैप बढ़ रहा है, तो यानी कि एक बार गैप बढ़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है, कम। अब अलग अलग बज रहे हैं, अब वेनिंग होगी, अब वेनिंग हुई है, गैप क्या होगा, कम होगा, फिर एक साथ बजेंगे, यानी कि क्या होगी उस केस में, वैक्सिंग। अब इस केस में इसमें क्या दिखाया गया है कि दो पार्टिकल है, यानी कि पहले दोनों रेस्ट में से यहाँ से आपने क्या भेजी, एनर्जी भेजी, तो ये क्या करना शुरू हो गया, SHM। इसका टाइम पीरियड अलग है, इसका टाइम पीरियड क्या है, अलग है, पर दोनों को मिक्स करोगे तो उस केस में टाइम पीरियड क्या है, दोनों का SHM करने का टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग है। तो उस केस में एक बार तो क्या होंगे, एक साथ ही मूव करेंगे, एक साथ ही दोनों क्या होंगे, मैक्सिमम हाइट पे, या एक बार क्या होगा कि एक ऊपर है तो एक क्या होगा नीचे, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है उस केस में, कम ज्यादा होता है। जब ये दोनों एक साथ मान लो एक ही जगह पे हैं तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मैक्सिमम, और जब दोनों एक यहाँ पे एक यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मिनिमम। तो इस केस में इसमें देखो यहाँ पे भी क्या बन रही है, बीट्स वेव बनती है, एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है इसमें। अब ये दोनों क्या है, एक साथ आएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखना मैक्सिमम, और जब दोनों अब क्या हो रहा है, ये गैप इनके बीच का बढ़ रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है इस केस में, जीरो, मतलब कम भी हो जाएगा, जीरो ना के बराबर हो जाएगा, जब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक बार अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया, जीरो, तो यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट में है। अब गैप क्या होता जाएगा इनके बीच का, कम, एक साथ मूव करते जाएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आएगा। तो यानी कि अगर ऐसे दो पार्टिकल जिनका टाइम पीरियड क्या है, अलग अलग है, ओसिलेट करने का टाइम डिफरेंस है उनके बीच, तो उस केस में भी क्या बनती है, बीट्स बनती हैं। यानी कि बीट्स क्या बनती है, जब वो दोनों अगर टाइम डिफरेंस अलग अलग है, जब दोनों एक साथ मूव करेंगे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, और जब दोनों एक पोजिट में हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, मिनिमम, उसको वेनिंग बोल देंगे, और जब दोनों एक साथ होंगे तो उसको क्या बोल देंगे, वैक्सिंग। तो यानी कि बीट्स के केस में लीनियर फ्रीक्वेंसी अलग हो तो भी बीट्स बनती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग हो तो भी बीट्स बनती है, टाइम पीरियड अलग होगा तो भी क्या हो जाएगी, बीट्स बनती है उस केस में, यानी कि वैक्सिंग वेनिंग बनती है। ठीक है, सिंपल अगर पूछ ले कि वेव्स बीट्स वेव होती क्या है, तो उस केस में आप यही कहोगे कि बीट्स वेव जो है, बीट्स वेव क्या होती है उस केस में, बीट्स अगर कोई कहे कि जिसमें ओमेगा अलग अलग है और उस फिनोमेना में अगर दो ऐसी वेव्स जिनको आप मिक्स कर रहे हो जिनकी ओमेगा या लीनियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो उस केस में वैक्सिंग वेनिंग बनती है। वैक्सिंग वेनिंग क्या है कि जब वेव्स मिक्स करते हो तो साउंड लाउड सुनाई देती है, उस फिनोमेना को बोलते हैं हम वैक्सिंग, और एक बार ऐसा होता है कि साउंड लो सुनाई देती है, उस फिनोमेना को बोलते हैं हम वैक्सिंग वेनिंग। तो उस केस में वैक्सिंग वेनिंग बनती है, तो उसका पैटर्न इस तरीके से बनता है, यानी कि एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या मैक्सिमम, फिर एम्पलीट्यूड क्या है ना के बराबर, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ना के बराबर, मैक्सिमम ना के बराबर, तो ये क्या बनती है, बीट्स बनती है इस तरीके से। बीट स्ट्रक्चर ये है। अब देखो फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी मान लो ν1 थी, सेकंड की फ्रीक्वेंसी क्या थी, ν2, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ν1 माइनस ν2, तो मोड लगा दिया क्योंकि क्या पता ν1 ज्यादा है या ν2 ज्यादा है। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि एक सेकंड में बीट फ्रीक्वेंसी जितना डिफरेंस आएगा, यानी कि एक सेकंड में उतनी बीट्स बनेगी, और 1 बीट का मतलब है एक बार वैक्सिंग और एक बार वेनिंग। ठीक है, टाइम डिफरेंस क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1/t को ही क्या बोलते हैं, 1/ν को बोलते हैं टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बीट का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/ν1 माइनस 1/ν2, और टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव वैक्सिंग, यानी कि एक बार वैक्सिंग हुई फिर अगला वैक्सिंग, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड जो होगा वो भी क्या होता है 1/ν1 माइनस ν2, इसके बराबर ही होगा। एक वैक्सिंग हो मान लो, फिर वेनिंग, फिर वैक्सिंग हुए तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1 बीट के बराबर ही हो जाएगा, तो 1/ν1 माइनस ν2 का मोड, और टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव वेनिंग वो भी कितना हो जाएगा, 1/ν1 माइनस 1/ν2 का मोड। और अगर ये पूछ लिया टाइम डिफरेंस बिटवीन वैक्सिंग एंड वेनिंग, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 1/2 ν1 माइनस
न्यू2। यानी कि ये बात ध्यान रखने की बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, जिसमें ओमेगा अलग हो। दूसरी बात, अगर बीट फ्रीक्वेंसी न्यू1 न्यू2 दे रखी है तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू1 माइनस न्यू2 का मोड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 बाय में न्यू1 माइनस न्यू2 का मोड। और अगर टाइम डिफरेंस बिटवीन टू वैक्सिंग पूछ लिया तो 1 बाय न्यू1 माइनस न्यू2। अगर टाइम डिफरेंस टू वेनिंग पूछा है तो 1 माइनस न्यू1 माइनस न्यू2। और टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेट यानी कि वैक्सिंग और वेनिंग के बीच का टाइम डिफरेंस पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बीट्स के बारे में कुछ और पूछना हो तो। श्योर। तो ट्यूनिंग फोर क्या है कि फ्रीक्वेंसी बीट्स को यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पैदा करने का एक तरीका है बस, कि हम अलग अलग टाइप्स की फ्रीक्वेंसी को साउंड कैसे सुनाई देती है। तो ट्यूनिंग फोर क्या बना दिया, उसके लिए एक प्रैक्टिकल बना दिया कि अगर ट्यूनिंग फोर अलग अलग फ्रीक्वेंसी तो साउंड अलग अलग सुनाई देती है, अगर दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगी, बीट्स बन जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, अब एक वैक्सिंग तो हमने ये भी पढ़ा कि अगर साउंड ज्यादा सुनाई देगी तो उस फिनोमेना को भी वैक्सिंग बोलते हैं। एक वैक्सिंग का मतलब होता है लोडिंग कर देना। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, लोडिंग कर देना, यानी कि जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी जो ये फ्रोंग है इनको क्या कर देना, मोटा कर देना। इनको क्या बोलते हैं, प्रोंग बोलते हैं। इनको क्या कर देना, मोटा कर देना। तो यानी कि प्रोंग्स बोलते हैं, यानी कि ट्यूनिंग फोर्क की जो है इनको क्या कर देना, मोटा कर देना। यानी कि इनके ऊपर या फिर आप इसको वेल्डिंग कर दो या फिर इसके ऊपर वैक्सिंग कर दो, मोम वगैरह चढ़ा दो तो ये क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी उस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उस केस में, कम। अगर आप इनको छील दोगे और भी पतला कर दो तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे डिक्रीज लिख लो काट के, यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज लिख लो। डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप वैक्सिंग यानी कि लोड कर दिया ट्यूनिंग के प्रोंग को, क्या कर दिया आपने, प्रोंग्स को क्या कर दिया आपने, उसके ऊपर वैक्सिंग कर दिया यानी कि मोम वगैरह चढ़ा दिया, वेल्डिंग कर दी, उनको मोटा कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपने छील दिया, उनको पतला कर दिया तो इस केस में बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि बीट फ्रीक्वेंसी 4 है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 4, यानी कि न्यू1 माइनस न्यू2 की वैल्यू 4 दे रखी है। फर्स्ट की आपको गिवन है 200 हर्ट्ज, सेकंड की बतानी है क्या होगी। अगर यहां तक ही दे रखा हो तो सेकंड का आंसर न्यू2 की वैल्यू क्या आएगी आपके हिसाब से। अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज दे रखी है, सेकंड की बताओ क्या होगी, कितनी होनी चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए। इस केस में 204 भी हो सकता है और 196 हर्ट्ज भी हो सकता है। दो आंसर हो सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन यहाँ तक ही गिवन है तो दो आंसर हो सकते हैं, 296, 196 और 204। बट आगे भी दे रखा फर्स्ट ट्यूनिंग 4 की लोडेड देन बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अगर आपने फर्स्ट को लोड कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मान लो 200 हर्ट्ज है तो कम हो गई, कितनी होगी, 199 हर्ट्ज मान लो। तो अब इस केस में दोनों में से कौन सा आंसर आना चाहिए। अब मान लो आपने 204 ले लिया, अपने आंसर कितना ले लिया, 204। तो इसकी पहले 200 थी, डिफरेंस तो 4 आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस 4 आ रहा है। अब आपने इसकी घट गया, आपने इसको लोड कर दिया तो इसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, बट इसने क्या बोला, डिक्रीज हो जाएगी। लोड करने पे बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बट डिफरेंस तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, 196। अगर अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसने यही कहा था कि बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसमें तो बढ़ गई, इन दोनों का डिफरेंस तो 5 आ रहा है। बट इस केस में आंसर क्या होगा इसका, 196 होगा, न कि 204। नहीं आया समझ। देखो इसकी पहले कितनी थी, इसकी 200 थी मान लो, पहले वाले की न्यू2, अब न्यू1 क्या दे रखी है आपको, 200 और न्यू2 की जो वैल्यू है 2 हो सकते हैं। आप 204 लोगे तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। अगर आप 196 लोगे तो भी इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 का। तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। बट आगे इसने कहा कि फर्स्ट को जो है वो लोडेड कर दिया, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोडेड मोटा कर दिया उसके प्रोंग्स को तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में मान लो घट के आपने मान लिया कि कितनी होगी, 199 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 199 हर्ट्ज होगी। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से एक आंसर तो देना ही पड़ेगा आपको। तो आंसर या तो ये दोगे या ये, फिर आपको पुट करके देखो। अगर मान लो आपने आंसर 204 दिया, कितना दिया, 204, तो इसकी तो कितनी होगी घट के 199 हर्ट्ज, इसकी कितनी ले लिया आपने, 204। डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 5। बट इसने क्या बोला था कि अगर फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज, बट यहाँ पे तो बढ़ गई, पहले 4 थी अब कितनी होगी, 5।
तो इस केस में आंसर कितना आएगा इसका 196। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3, पहले 4 थी अब क्या होगी 3, तो आंसर यानी कि सही है आंसर कितना आना चाहिए 196 हर्ट्ज। इसमें बताओ 156 154 कितना रहा? हाँ जी 166 आपका सर भी पता नहीं आपका दोनों ही? हाँ जी वीरेन आपका 154। देखो दोनों ही मान, दो आंसर हो सकते हैं अगर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हो तो। कितना हो सकता है 154 भी हो सकता है और कितना हो सकता है 166 भी, दोनों हो सकते हैं। अगर यहाँ तक की ही इन्फॉर्मेशन अगर गिवन है कि बीट फ्रीक्वेंसी 6 है तो आप दो ही आंसर दोगे। बट आगे बोला कि सेकंड ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड, इसको क्या कर दिया मोटा कर दिया, यानी कि इसके ऊपर वैक्सिंग कर दी तो ये मोटा गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम। अब मान लो कि आपने कितनी मानी 154, कितनी मानी आपने 154, तो घट के कितनी होगी मान लो 153 हर्ट्ज। आपने आंसर दिया 154 तो घट के कितनी हो जानी चाहिए, पहले कितनी थी मान लो 150, डिफरेंस तो दोनों में 6 ही आ रहा है तो ये मान लो चाहिए मान लो। अब इसने कह दिया कि लोडेड कर दिया सेकंड को, तो इसकी 154 अगर थी तो घट के कितनी होगी 153। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7, डिफरेंस तो बढ़ गया, तो इस केस में इसने क्या कहा बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 166। क्योंकि मान लो इसकी अगर 166 से कितनी होगी 165, तो डिफरेंस क्या रहा दोनों में 5 का, यानी कि सही थे पहले 6 थी अब क्या होगी 5, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका 166 हर्ट्ज। आपको पुट करके देखने, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, कि अगर इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी तो पक्के आपके दो ही आंसर होंगे। क्या हो गया, अगर इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो पक्के इस क्वेश्चन के दो ही आंसर होंगे 154 और 166, कोई एक तो बता ही नहीं सकता। अगर आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो ही आप एक आंसर दे सकते हो। अब इसने कहा कि सेकंड को लोड कर दिया तो इसका मतलब 154 थी तो अब घट के कितनी होगी 153, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए। बट यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या हो रही है बढ़ रही है, 7 आ रही है, पहले 6 थी अब 7, तो बात ही गलत होगी। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा 166। मान लो 166 थी अब घट के कितनी होगी 165, दो डिफरेंस क्या आ रहा है पहले 6 था अब क्या आ रहा है 5, तो आंसर क्या आएगा इसका 166 न कि 154। ठीक है, इसमें बताओ 305 305 कौन कौन कर रहा है? टू नाइन फाइव। देखो इसमें न्यूटो कितनी दे रखी है 300 हर्ट्ज, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5, तो कितनी हो सकती है 305 भी हो सकती है और 295 भी हो सकती है। इसकी न्यू वन की वैल्यू दोनों हो सकती हैं। अब इसने कहा कि फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क इज फाइल्ड, यानी कि फर्स्ट को छील दिया गया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो यानी कि इसकी मान लो कि आंसर 305 लिया तो अब कितना हो जाएगा 306, 305 आपने आंसर दिया तो बढ़ के कितनी होगी 306 होगी, तो डिफरेंस कितना आ रहा है अब 6 का, डिफरेंस 6 का आ रहा है। और इसने यही कहा था कि क्या होना चाहिए डिफरेंस बढ़ना। मान लो आपने 295 लिया, कितना लिया 295, तो बढ़ के कितना हो गया ये मान लो 296, तो हम दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, तो इसके हिसाब से तो घट गई, तो यानी कि ये आंसर तो हो नहीं सकता, क्या होगा 305। आया समझ? पीछे वाला ये देखो, इसके दो आंसर हो सकते हैं 154 भी और 166 भी, दो हो सकते हैं। अब इसने कहा कि सेकंड को लोड कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। मान लो आपने आंसर 154 दिया, इसकी 154 होता तो इसकी घट के कितनी हो जाती मान लो 153। अब ये आंसर दे रखा आपने, घट के पहले ये था अब लोड कर दिया तो घट के इसकी 153 हो गया। अब इसका और इसका डिफरेंस कितना रहा है 7, पहले कितना था 6, घटना चाहिए था
5 आ जाता तो सही होता आंसर 154, बट आया कितना 7, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई बट लोड करने से तो घटती है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 166, क्योंकि ये करोगे तो घट के मान लो ये कितनी होगी 165 होगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 5 आ रहा है, पहले 6 था अब क्या आ रहा है 5, तो यानी कि आंसर सही आंसर क्या होगा 166 हर्ट्ज। आगे समझ। तो लास्ट ये आपकी मर्जी है, अभी करना है या फिर कल करना है, अभी कर लो या फिर काम कर लो, कल डाउट ले लेना और ये भी कर लेना। मुझे तो अब भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कल कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी